नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा रचित है, तो आप लोग याद रखेंगे रत्नावली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे निम्न में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा रचित है, तो आप लोग याद रखेंगे रत्नावली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रत्नावली के रचयिता कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, बताने हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो आप लोग याद रखेंगे जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे जीवी मावलंकर। यानी कि दोस्तों, इनका पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर, पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, बताने है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पटियाली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे पटियाली में। दोस्तों, अमीर खुसरो एक सूफी संत थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे। क्या थे? सूफी संत। कहाँ जन्म हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे पटियाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन बिल किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, बताने हैं कि आपदा प्रबंधन बिल को किस वर्ष पारित किया गया था, लागू किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 2005 ईस्वी में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। आपदा प्रबंधन बिल को किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 2005 ईस्वी में। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लौंग की खेती किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? दोस्तों, बताने है कि लौंग की खेती किस राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लौंग की खेती किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, यानी कि गार्डन ऑफ स्पाइस। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि लौंग भी एक मसाला है और लौंग की खेती भी सबसे बड़े पैमाने पर केरल राज्य में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है? दोस्तों, बताने है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद का मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ज्ञान। ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों, बताने कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था इनमें से कौन सा था भारत का पहला न्यूज़पेपर, तो आप लोग याद रखेंगे द बंगाल गजट। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्रीय तट सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों, बताने है कि भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है लगभग में कितनी है, तो आप लोग याद रखेंगे 7500 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आप लोग याद रखेंगे 7500 किलोमीटर लगभग है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, किसने कहा था? दोस्तों, बताने है कि कोई भी राजनीति धर्म रहित नहीं है, तो यह किसने कहा था, तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कोई भी राजनीति दोस्तों धर्म से रहित नहीं है, यानी कि कोई भी राजनीति बिना धर्म के नहीं होता है। किसने कहा था, तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है?
बतानी है दोस्तों कि इनमें से सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे अमीबा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है कौन सा, तो आप लोग याद रखेंगे अमीबा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। दोस्तों बताने कि जो तारों का रंग होता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग याद रखेंगे तापमान पर। ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग याद रखेंगे तारों का रंग तारों के तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है। दोस्तों बताने कि वायुमंडल में जो तापमान में वृद्धि हो रही है इसका क्या कारण है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसका कारण है। वायुमंडल के दोस्तों तापमान में जो मेन वृद्धि का कारण है, मुख्य कारण है, वो क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक हो जाना, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताने कि पशुपालन के साथ अगर खेती की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे मिश्रित खेती कहा जाता है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। पशुपालन के साथ अगर खेती की जाती है तो इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे पशुपालन के साथ खेती करना मिश्रित खेती कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पाया जाता है। दोस्तों बताने कि महारंध्र जो एक क्या है, द्वारक है, यह कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सिर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। महारंध्र कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सिर में पाया जाता है, जो एक द्वारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। दोस्तों बताने कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है कृमि से। ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे कृमि से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था। दोस्तों बताने कि अकबर अपना जो धार्मिक विचार विमर्श है, तो धार्मिक विचार विमर्श को अकबर कहाँ किया करता था, तो आप लोग याद रखेंगे इबादत खाना में। ऑप्शन सी। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था, तो आप लोग याद रखेंगे इबादत खाना में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इबादत खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। दोस्तों बतानी है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत के दोस्तों महाराष्ट्र ही वह राज्य है जिस राज्य में अभी तक दोस्तों कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र, भारत का इकलौता राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि भारत में दाल उत्पादन करने में, दाल को उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा। भारत में दोस्तों सबसे अधिक दाल की उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में की जाती है, अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। दोस्तों बतानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो आप लोग याद रखेंगे अस्पष्ट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो आप लोग याद रखेंगे अस्पष्ट, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नोबल यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। दोस्तों बतानिए कि इनमें से कौन सी नोबेल यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा हाइड्रोजन दोस्तों एक नोबेल यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? दोस्तों बताने है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, निकेल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे निकेल। इसका दोस्तों ऑप्शन बी भी सही उत्तर होगा। एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम, निकेल या मिश्र धातु कहा जा सकता है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम और निकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो शुद्ध कार्बन से बना है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दोस्तों शुद्ध कार्बन से बना पदार्थ है। आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। दोस्तों इसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, जो दोस्तों एक शुद्ध कार्बन होता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर इनमें से कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कील नहर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कील नहर जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? तो जर्मनी में स्थित है। दोस्तों यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जो जर्मनी में स्थित है। और दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने है कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किनका उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे मिल्खा सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फ्लाइंग सिख किनका उपनाम है, किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जूट उद्योग में निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से केंद्रित है? दोस्तों बताने है कि भारत के जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से क्या है? केंद्रित है। तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत की जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से केंद्रित है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों मुख्य रूप से केंद्रित है भारत की जूट उद्योग। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत है? दोस्तों बताने है कि बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट हो रही है तो किस बात का यह संकेत है? तो आप लोग याद रखेंगे तूफान का संकेत है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बैरोमीटर के दोस्तों पठन में अगर तेजी से गिरावट हो रही है तो यह गिरावट किस बात का संकेत है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों यह गिरावट तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट। आप सभी को दोस्तों बता दें कि बैरोमीटर से हवा का दबाव मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे बैरोमीटर से एयर प्रेशर मापा जाता है, हवा का दबाव मापा जाता है। और दोस्तों इसके पठन में अगर तेजी से गिरावट हो रही है तो इस बात का संकेत है कि तूफान आने वाला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? दोस्तों बताने हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे अवधी भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, तो बताने हैं कि यह रचना किस भाषा में की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे अवधी भाषा में। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे अवधी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भविष्य का ईंधन यानी कि दोस्तों फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन को। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।